खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चीन में तैयारा हुआ हादसे का शिकार। तैयारे में 133 मुसाफिर थे सवार। ये खबर आपको चीन से बताई जा रही है, जहां पर एक तैयारा हादसे का शिकार हुआ और इतला के मुताबिक तैयारे में 133 मुसाफिर सवार थे। चीन में तैयारे का हादसा हुआ है और तैयारे में 133 मुसाफिर सवार थे। अब इस हादसे में क्या कुछ हुआ, तफसीलात का इंतजार है। अभी कबल अज़ वक्त बताना होगा कि क्या कुछ इस हादसे में हुआ है। फिलहाल हम आपको बता दें कि चीन में एक तैयारा हादसे का शिकार हुआ है और तैयारे में 133 मुसाफिर सवार थे। ये खबर आपको चीन से बताई जा रही है, जहां पर एक तैयारा हादसे का शिकार हुआ और तैयारे में 133 मुसाफिर सवार थे, यानी 133 मुसाफिर सवार थे। हादसे के ताल्लुक से कुछ भी कहना अभी कबल वक्त होगा। जानकारी के ताल्लुक से हम आपको ये खबर बता रहे हैं कि ये हादसा चीन में हुआ है, जहां एक तैयारा हादसे का शिकार हुआ और तैयारे में 133 मुसाफिर तैयारे में सफर कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज महाराष्ट्र के अक़लियती अमूर के वजीर नवाब मलिक की तहवील खत्म हो रही थी। नवाब मलिक को ईडी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 4 अप्रैल तक अदालती तहवील में दिया गया। साथ ही नवाब मलिक को जेल में एक कुर्सी, बेड और सोने के लिए गद्दा फराहम करने की हिदायत दी गई है। वहीं नवाब मलिक ने घर के खाने के लिए भी अर्जी लगाई थी, लेकिन उस पर समाअत नहीं हुई। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज महाराष्ट्र के अक़लियती अमूर के वजीर नवाब मलिक की तहवील खत्म हो रही थी। नवाब मलिक को ईडी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 4 अप्रैल तक अदालती तहवील में दिया गया है। साथ ही नवाब मलिक को जेल में एक कुर्सी, बेड और सोने के लिए गद्दा फराहम करने की हिदायत दी गई है। वहीं नवाब मलिक ने घर के खाने के लिए भी अर्जी लगाई थी, ताहम अदालत ने उस पर समाअत नहीं की, लेकिन उन्हें बेड, गद्दा फराहम किया गया है। 4 अप्रैल तक अदालती तहवील में उन्हें दिया गया है। आगे क्या कार्रवाई होगी वो आने वाले वक्त में ही मालूम हो सकता है। फिलहाल मजीद मालूमात के लिए हम अपनी नुमाइंदे अमित से जुड़ेंगे। अमित, ये बताएं कि अब 4 अप्रैल तक समाअत नहीं। देखिए, नवाब मलिक को ईडी कोर्ट में पेश किया गया। मलिक के वकील ने अदालत को बताया कि मलिक की तबीयत खराब है, मलिक के पीठ में दर्द है, इसलिए अदालत से बेड देने की गुजारिश की। साथ ही ईडी ने मलिक की जेल हिरासत बढ़ाने की मांग भी की। उसके बाद कुछ देर के लिए सुनवाई रुक गई। कुछ देर बाद सुनवाई जब शुरू हुई तो जब अदालत ने अपना फैसला दिया कि 4 अप्रैल तक जेल हिरासत नवाब मलिक की बढ़ाई जा रही है, यानी वो 4 तारीख तक न्यायिक हिरासत में आर्थर रोड जेल में बंद रहेंगे। और जो उनकी तरफ से एक अर्जी दी गई थी, तो नवाब मलिक को जेल में एक कुर्सी, बेड और एक सोने के लिए गद्दे की इजाजत अदालत ने दे दी है। और एक और अर्जी दी गई थी मलिक की तरफ से कि घर के खाने की अर्जी दी गई थी, लेकिन इस एप्लीकेशन सुनवाई नहीं हुई। मलिक ने कहा था कि जेल में सभी कैदियों के लिए एक साथ खाना बनता है, जिसमें नमक ज्यादा होता है, इसलिए उन्हें घर का खाना दिया जाए, जिस पर आज कोई सुनवाई नहीं हुई। और इस समय मैं आपको बताऊं, कोर्ट में नवाब मलिक के परिवार की तरफ से उनकी जो लड़की है सना खान और नीलोफर खान, उनकी जो बहन है सईदा खान और उनके जो जमाई है समीर खान, ये 4 लोग इस समय कोर्ट में मौजूद थे। तो कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि उनकी न्यायिक हिरासत वो 4 अप्रैल तक बढ़ गई है। और जो उन्होंने कुर्सी, बेड और सोने के लिए गद्दे की इजाजत मांगी तो अदालत ने दे दी है, लेकिन घर के खाने की एप्लीकेशन पर अभी सुनवाई नहीं हुई है। जी, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।
आम आदमी पार्टी पंजाब से डॉक्टर संदीप पाठक, करकट हरबचन सिंह, अशोक मित्तल और दिल्ली के एमएलए राघव चड्ढा को पंजाब से राज्यसभा के लिए नामजद किया है। संदीप पाठक ने पंजाब में आप की जीत में बड़ा किरदार अदा किया है। उन्होंने 3 साल तक मुसलसल पंजाब में रहकर बूथ लेवल तक तंजीम बनाई है। पंजाब में राज्यसभा के लिए 31 मार्च को इंतखाबात होने हैं। 5 अरकान पार्लियामान की मयार 9 अप्रैल को खत्म हो रही है। देखो जी, जिथे पंजाब खेडਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰੀਏ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗੇ। स्पोर्ट्स की गल की जा रही थी, स्पोर्ट्स के लिए क्या करोगे? स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स मैंने सारी जिंदगी खेला है जी। जो मेरी एक्सपर्टीज है मैं चाहूँगा कि मेरे जो यूथ है उनके साथ स्पोर्ट्स के साथ जोड़ा जाए, ताकि स्पोर्ट्स जो है वो आगे आए और साथ ही जो हमारा पंजाब का यूथ है वो स्पोर्ट्स में पंजाब का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। इसमें जो यूथ है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना बढ़िया क्रिएट किया जाए ताकि यूथ जो है वो बहुत कुछ सीख के पंजाब का, देश का नाम जो है वो रोशन करे। मुथरा से लाइव मारपीट का वीडियो मंजरेआम पर आया है। मुथरा के थाने जीत इलाके में गौ रक्षकों ने एक ट्रक को रोका। उनका इल्जाम था कि ट्रक में गौवंश के बाकियात ले जा रहे थे। गाड़ी रोकते ही बड़ी तादाद में मकामी लोग जमा हो गए और ड्राइवर की जमकर पिटाई की गई। खबर लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची और ड्राइवर और उसके साथियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। ड्राइवर का इल्जाम है कि गांव वाले नशे में थे और उन लोगों ने कर मारपीट की। ड्राइवर का कहना था कि वो भैंस की हड्डियां लेकर जा रहे थे। कुछ लोगों ने गाड़ी रोककर पूछताछ की और इसके बाद गांव वाले आ गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये अभी लगभग हमें 9 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी कि राल गांव में कुछ पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं और एक संभवतः गौ तस्कर की गाड़ी। इस तरह की सूचना पर हम गांव में आए तो गांव में बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी और जैसे ही मौके पर पहुंचे तो एक गाड़ी में 2 लोग थे और एक गाड़ी थी, जिसको हमने तत्काल थाने में बुलाया। उसमें जो आदमी हैं उनके नाम पता अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि हम लोग गौरक्षक हैं और उनके बारे में बात पूछताछ की जा रही है। जो दूसरी गाड़ी है वो देखने से भी आपको लग रहा होगा, इसमें जो पशु होते हैं उनकी हड्डियाँ भरी हुई हैं। जो एक ट्रक बैठा हुआ था उसके आसपास गाँववासी थे, जो इसका ड्राइवर उसको गाँववासी ने पकड़ लिया था, उसके साथ मारपीट किया इन लोगों ने। उसको तत्काल हम लोगों ने सुरक्षित निकाल कर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अग्रिम विधि कार्रवाई। ग्रामीणों का आक्रोश है कि जो व्यक्ति पकड़ा गया है गौ तस्कर भी है या जो भी उसके साथ में है तो उसके प्रॉपर कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई तो तब होगी ना, प्रथम दृष्टया पहले ये तो पता लगे किस चीज़ का मामला है। भाई ये जो सब अवशेष हैं कहाँ से लाया, कैसे, वो जानकारी करके जो भी वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। क्या ले जा रहे थे आप? ले रहे। अच्छा, तो फिर ये कैसे मारपीट कैसे हुई, कहाँ हुई? मारपीट जो हुआ मतलब गाँव में, मतलब यानी गाड़ी हमारे पीछे लग गई, तो उन्होंने सारा दिया, हमने गाड़ी रोक दी। तो उन्होंने क्या प्याज में जगह पड़ी दूसरे इसमें हड्डी प्याज से देखते देखते में पब्लिक छुट्टी हुई मेरी मौजूद होने लगी। उसको जाने में देना चाहिए। 2 लोग फरार हो गए। फिर इसके बाद मार जनता जो मारने तो मैं बस पूरे गाँव में कर खूब मारपीट, कहाँ चोट है? जान से मारने की कोशिश। या हम लोग अपने जो गोवर्धन से अध्यक्ष हैं हमारे गौरक्षा विभाग के श्रेयस जी, हम उनके पास से आ रहे थे। उनके यहाँ बहुत सप्ताह चल रही थी और वहाँ से लौटते टाइम एक पिकअप हमें दिखाई दी जिसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। तो वो हमने राल पर रुकवाई और उसे रुकवाने के बाद में देखा तो उसमें गौ माता के कटे हुए सर, हड्डियाँ, बहुत सारे गौ माता के अंग उसमें थे। तब तक वहाँ गाँव वालों ने मारना शुरू कर दिया उन लोगों को जो उस गाड़ी में थे और मैंने उनको बचाने की कोशिश की और लोगों को समझाया कि भाई तुम्हारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, अभी पुलिस को आ जाने तो पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन वो नहीं माने और हम वहाँ से जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमें भी मारना शुरू कर दिया।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक सरफिरी नौजवान ने किसानों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में एक खातून समेत 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि 5 अफराद अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। मक्के के खेत में काम कर रहे किसानों पर अचानक एक के बाद दूसरे पर उसने हमला कर दिया। मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। वो घर से निकला और उसे रास्ते में जो भी मिला उस पर हमला करता गया। थाना खानपुर के माजरा गांव में एक मानसिक रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब व्यक्ति के द्वारा फावड़ा लेके घर से निकला और रास्ते में जो लोग मिलते गए उनको घायल करता गया। कुल 7 लोगों को इसके द्वारा घायल किया गया, जिसमें से अब तक की जानकारी के अनुसार 2 लोगों की डेथ हो गई है और 2 जिला अस्पताल में आ गए हैं। शेष का इलाज PSC पे हो रहा है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहाँ से वो भाग गया था मौके से। रास्ते में हमारी एक दूसरी टीम उधर से गुजर रही थी। भागते हुए आदमी को देखकर उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उसके शरीर पे खून के छींटे थे। उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल वो पुलिस की हिरासत में है और फावड़ा जिसका इस्तेमाल इसके द्वारा किया गया वो मौके पे है। पुलिस टीम वहाँ पे मौजूद है। एडिशनल SP CO वहाँ पे है। मैं जिला अस्पताल में हूँ घायलों के इलाज के लिए। अब इसमें 2 चीज़ उल्लेखनीय है। एक तो इसका किसी से कोई विवाद नहीं था। जो घायल हैं सब अलग अलग परिवार के हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानसिक रूप से विक्षिप्तता की स्थिति में इसके द्वारा ये घटना की गई। मेहर बाबा बुग्गी लेकर जा रहे थे, वो लेकर खड़ा था मांझा लेकर खड़ा था। जब हम गए इसके धोर लेकर गए, हमारे पीछे भागा, फिर पीछे को बैक ले गया। नत्थी बावन की बुग्गी आ रही थी, विन पे हमला करा। फिर मैं आगे को तेज लेगा बुग्गी, फिर पीछे और भी थे बचाने के लिए आ रहे, फिर विन पे हमला करा। 4 लोग है, चारों को मार के मारा। अच्छा, आप प्रत्यक्ष थे वहाँ? बिल्कुल, हाँ, आंखों देखी? बिल्कुल आंखों देखी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. सिक्स न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। कांग्रेस लीडर नासिर हुसैन का कहना है कि कांग्रेस पार्लियामेंट में बहस के दौरान कश्मीर फाइल्स का मामला उठाएंगे। उन्होंने कहा है कि ये फिल्म बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। ये एक पार्टी की छवि की खराब करने के लिए बनाई गई है। हमारे नुमाइंदे ने नासिर हुसैन से बातचीत की, आइए सुनते हैं। सर, आज़ाद साहब कल जम्मू में थे और वहाँ उन्होंने कहा है कि 24 घंटे राजनीतिक दल धर्म, जाति और अन्य चीज़ों के आधार पर लोगों के बीच दूरियां पैदा करने का काम करते हैं। इससे कांग्रेस समेत कोई भी दल अछूता नहीं। इसका वो अपना कह रहे हैं कि कांग्रेस भी जो है वो कहीं ना कहीं दूरियां पैदा करते थे समाज में। देखिए, आज़ाद साहब किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे कांग्रेस हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले से लेकर अब तक हमेशा ये कोशिश की लोगों को जोड़ें, लोगों को हिंदुस्तानी बनाएं, लोगों को धर्म और कास्ट के नाम पे, जाति के नाम पे बांटे ना। लेकिन अलबत्ता कांग्रेस ने ये ज़रूर करा है, जो पिछले वर्ग हैं, जो दलित हैं, जो वंचित वर्ग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, बैकवर्ड्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, इन लोगों को
हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम में, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी हो, डेवलपमेंट स्टोरी हो, उसमें हिस्सेदार बनाना, उसमें भागीदार बनाना और उसमें उनको एक्टिव करने का काम करने के लिए अलग अलग स्कीम्स द्वारा, अलग अलग प्रोग्राम्स द्वारा, अलग अलग स्लोगन्स द्वारा कांग्रेस ने किया है। करना भी चाहिए किसी भी एक समाज में लिए, ताकि जो हम जब भी हम जो कहते हैं कि एगैलिटेरियन सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, जब भी एक सोसाइटी बन सकती है। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहें मुझे पता नहीं है। सर, कश्मीर फाइल्स को लेकर अब विवाद भी होने लगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जो फिल्म दिखाई गई उसमें सच्चाई नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें फिक्सन है। देखिए, अभी तो एकदम साफ है जिस तरह से फिल्म को बनाया गया, किन लोगों ने बनाया गया और जिस तरह से ये प्रमोशन हो रहा, ये बस जो है देश में हेटरेट फैलाने की, नफ़रत फैलाने की, लोगों के बीच में खाई बढ़ाने की जो कोशिश इस सरकार द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा और कुछ लीडरों द्वारा जो लगातार चल रहा है, बस उसी की एक कड़ी में जो हम एक अगली कहानी है। मैं तो सिर्फ देश की जनता को बस इतना ही याद दिलाना चाहता हूँ, ये फिल्म के डायरेक्टर कौन है, अग्निहोत्री, वो क्या है इस सरकार में, जो है INB मिनिस्ट्री में वो हैं, वो किसी एक बोर्ड के मेंबर भी हैं और पहले भी जो हम लोग वो भाजपा लेड सरकार से जुड़े हुए हैं। और जो जोशी हैं उनकी पत्नी हैं, अनुपम खेर जी किरण खेर के हस्बैंड हैं और किरण खेर BJP के MP हैं। मिथुन चक्रवर्ती साहब जो है वेस्ट बंगाल चुनाव के पहले BJP ज्वाइन कर चुके हैं। ये पूरे जो है BJP की तरफ से स्पॉन्सर्ड एक फिल्म है। और साथ में साथ आज वो जो आरोप लगा रही है कांग्रेस उस टाइम सत्ता में थे ही नहीं, विपिन सिंह साहब की सरकार थी, BJP सपोर्टेड थी और इन्हीं के आदमी वहाँ पे गवर्नर भी थे। तो इनके टाइम पे अगर एक्सोडस हुआ है तो ये कांग्रेस को क्यों दोषी दे रहे हैं, दोषी खड़ा कर रहे हैं? अगर वो हो गया है, आप सारी दुनिया को पता है कि वहाँ पे कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के निकल गए हैं, अब इनकी सरकार आई तो उनको वापस लाने की इन्होंने क्या क्या कोशिशें की, उनको आप जो जम्मू एंड कश्मीर का जो बजट आ रहा है उस बजट में उनको क्या उन्होंने मदद करने की कोशिश की, ये बड़े सवाल हैं। और ये एक तरफ की स्टोरी ये कह रहे हैं मिलिटेंट्स सिर्फ कश्मीरी पंडित को नहीं मारा है, मिलिटेंट्स जो है जो सेपरेटिस्ट थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वहाँ के मुसलमानों को और हर जात के, हिंदूज में भी हर जात के लोगों को मारा है। तो कहानी जब बनती है, फाइल्स जब बनते हैं, पिक्चर जब बनती है, तो सारे के सारे घटनाएं के पिछले 30-40 साल से जो घटनाएं चले उन तमाम घटनाओं को लेकर फिल्म बनना चाहिए। एक कम्युनिटी को टारगेट करके और एक पार्टी को टारगेट करके ये जो फिल्में बना रहे हैं अपने प्रमोशन के लिए, और ज़रूरत भी इसीलिए उनको पड़ रही है क्योंकि ये हर सतह पे फेल हो चुके हैं। आपको इस खबर से फिर से आपको रूबरू करा दे कि चीन में एक तैयारा हादसे का शिकार हुआ। जनूबी चीन में 733 मुसाफिर तैयारे में सफ़र कर रहे थे और ये तैयारा गिर चुका। तैयारे में 133 मुसाफिर थे सवार। चीनी मीडिया ने इस हादसे की तस्दीक की है। जनूबी चीन में 737 मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो चुका है। जनूबी चीन में बोइंग 737 मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 133 मुसाफिर सवार थे। चीनी मीडिया ने इस हादसे की तस्दीक की है। चीन में तैयारा हादसे का शिकार हुआ। जनूबी चीन में बोइंग 737 मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो चुका है। ये खबर आपको चीन से बताई जा रही, जहां पर एक तैयारा हादसे का शिकार हुआ। जनूबी चीन में बोइंग 737 मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो चुका। तैयारे में 133 मुसाफिर सवार थे और इस हादसे की चीनी मीडिया ने तस्दीक की है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदर अमानुल्लाह खान को CBI ने तलब किया है। अमानुल्लाह खान को 2016 के एक मामले में पूछताछ के लिए तलब किया गया था। वाज़ेह रहे अमानुल्लाह खान पर बदउनवानी के कई मामले दर्ज है। TMC MP अभिषेक बनर्जी और उनकी अहलिया ED के दायरे इख्तियार के मामले पर अर्जी दाखिल की है। ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। अभिषेक बनर्जी को मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ED ने पूछताछ के लिए बुलाया है। कोयला घोटाले के मुतालिक मामले पर आज ED के दिल्ली में दफ्तर में पूछताछ की जाएगी।
महाराष्ट्र के असेंबली इजलास के चौथे हफ्ते के पहले दिन अपोजिशन बीजेपी ने एक बार फिर एहतजाज किया। बीजेपी नवाब मलिक के इस्तीफे के मुतालबे पर अड़ी हुई है। अपनी मांग को लेकर पार्टी ने असेंबली की दहलीज पर आज फिर एहतजाज किया। विधानसभा सत्र के चौथे सप्ताह के पहले ही दिन विधानसभा की सीढ़ियों पे एक बार फिर विपक्ष आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के जो विधायक हैं वो नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और नारेबाजी शुरू है और उनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द मंत्री नवाब मलिक अपना इस्तीफा दें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से नवाब मलिक ईडी के कस्टडी में है, जेल में है। ऐसे वक्त में उन पर जब मामला दर्ज है और किसी तरह की इंक्वायरी चल रही है और वो मंत्रालय के मंत्री हैं और साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि विधानसभा का कामकाज चल रहा है, ऐसे वक्त में जब कई सवाल हैं जिनके जवाब देने होते हैं और मंत्री महोदय यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ऐसे वक्त में उनका इस्तीफा होना चाहिए। ये एक जायज़ मांग है, इस तरह का लगातार कहना है बीजेपी के विधायकों का। और ये जो लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके जो हाथों में बोर्ड है उसमें दाऊद के नाम को लेकर नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग की जा रही है। साथ ही मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, ये भी एक मुद्दा है जिसको लेकर वो सरकार को घेरने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। कई बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आधार पर यहाँ पर बीजेपी आक्रामक है और सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। मराठा आरक्षण हो, मंत्री का इस्तीफा हो, ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं लगातार यहाँ पे मांग की जा रही है। ये नारेबाजी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से अपनी मांगों को लेकर वो काफ़ी नाराज़ हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार अब तक इतनी बार मांग करने के बाद भी इस्तीफा नहीं दी और जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा। मुंबई से संतोष डिस्प्ले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। वजीर आजम मोदी आज अपने इस ऑस्ट्रेलियाई हममनसब स्कॉट मॉरिसन के साथ एक वर्चुअल इजलास में खिताब किया। दोनों मुल्कों में बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करने पर बातचीत हुई। हमारी पिछली वर्चुअल समिट के दौरान हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया था और मुझे प्रसन्नता है कि आज हम दोनों देशों के बीच एनुअल समिट्स का मैकेनिज्म स्थापित कर रहे हैं। इससे हमारे संबंधों के नियमित रिव्यू की एक स्ट्रक्चरल व्यवस्था तैयार होगी। एक्सेलेंसी, पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी, एजुकेशन और इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में हमारा बहुत करीबी सहयोग है। कई अन्य क्षेत्र जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, वाटर मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, कोविड-19 रिसर्च में भी हमारे बीच कोलैबोरेशन तेजी से बढ़ा है। बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पॉलिसी की स्थापना की घोषणा का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साइबर और क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में हमारे बीच बेहतर सहयोग अनिवार्य है। हम जैसे समान मूल्यों वाले देशों की यह जिम्मेदारी है कि इन उभरती टेक्नोलॉजी में उचित वैश्विक मापदंड अपनाए जाए। एक्सेलेंसी, हमारे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट सीका, इस पर जैसा आपने कहा, मैं भी चाहता हूं कि बहुत कम समय में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी बचे मुद्दों पर भी शीघ्र सहमति बन जाएगी। सख्त मेहनत और पुख्ता अज़म हो तो कुछ भी मुमकिन है। न्यूज़ 18 की पहल और बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने अज़्म के साथ वो काम करने का हौसला दिखाया जो उनकी उम्र में तकरीबन नामुमकिन सा लगता है। यही हमने बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 के इस हफ्ते के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकियां। आज की हमारी पहली यंग जीनियस बड़ी तूफानी है। बेखौफ समुद्र की लहरों पर खेलना इनकी निशानी है। नेशनल चैंपियन इन विंड सर्फिंग एंड एन एस नेशनल स्किफ सेलर,
प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अवार्ड की विजेता, गोवा की शान, ये है 15 साल की पर्ल कोलवलकर। देखिए तो रवि, ये पर्ल है, पर्ल कोलवलकर। और पर्ल आप तो इनको जानती हैं, रवि दाहिया, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट। एक्साइटेड टू मीट हिम? वेरी। आप तो अखाड़ा में कुश्ती लड़ते हैं, ये समुद्र में कुश्ती लड़ती है लहरों से। इनका ख्वाब है कि पेरिस में भारत के लिए वो सेलिंग करें। हम भी उम्मीद करेंगे कि अगली बार मैं भी देश के लिए गोल्ड जीतूं और आप मेरे साथ हो, और दोनों उसमें पेरिस भी लेने मिले और देश का नाम रोशन करेंगे दोनों। लेकिन आप इनको बताइए कि इसमें इनको क्या करना पड़ेगा ताकि वो जाकर उस पोडियम पे पहुंच जाएं। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो यही कहूंगा कि एक डिसिप्लिन हो सबसे जरूरी है, और एक रिस्पेक्ट है ना, सबकी बड़ा या छोटा सबकी एक रिस्पेक्ट आपके मन में जरूर होनी चाहिए, और एक आपका गोल है ना, उसके प्रति आप इतने सच्चे होने चाहिए कि आप अचीव भी ना करो ना, तो आप कल ये नहीं हो कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की। हमारे नेक्स्ट जीनियस एक डेटा साइंटिस्ट हैं। डेटा साइंटिस्ट टाइटल से ही बड़ा और मुश्किल काम सुनाई देता है, और इस बड़ी और मुश्किल जिम्मेदारी को सिर्फ 14 साल की उम्र में संभालते हैं हमारे अगले यंग जीनियस। Hey Siddharth. Oh hello. Come sit. Welcome to Byju's Young Genius. तो आप एक बात बताइए, ये डेटा की दुनिया में आप घुसे कैसे? So yes, my mom and dad are also software engineers. At the age of 7, I basically first started with the whole concept of coding and everything. 7 साल की उम्र में? At a young age, I play a lot of computer games and mobile games as well. Hi Siddharth. Hi guys. Oh my God, I am mind blown by what I just saw. Oh yes. I mean, do you have any free time to become my coach anytime soon? खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।